नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम बीच बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। और हमारा आज का मुद्दा है खास मतदान। आम चुनाव का खास मतदान, क्योंकि 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। लेकिन इसलिए खास और हो जाता है क्योंकि इसमें 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर और 1 पूर्व सीएम इस चुनावी मैदान में है। लेकिन अगर हम इस पूरे 96 सीटों का समीकरण देखें तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने 2019 की लोकसभा सीटों पर यहां पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस चौथे चरण में बीजेपी के पास में अपना गढ़ बचाने और सीट बचाने की चुनौती है। लेकिन कांग्रेस के पास में यहां से सीटें बढ़ाने की भी चुनौती है। अब हम जब चौथे चरण की वोटिंग की बात कर रहे हैं तो 3 बजे तक का अभी फिलहाल डेटा सामने आया है, जहां पर 52% वोटिंग हो चुकी है। 6 बजे तक कितनी वोटिंग हो गई ये देखना होगा। तो बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, खास पैनल जुड़ चुका है। बिल्कुल ठीक मनीष जी, क्योंकि जिस तरह से हम लगातार पहले, दूसरे, तीसरे चरण के हमने मत प्रतिशत देखे हैं, बेहद कम हो रहा। चौथे चरण में उम्मीद ये लगाई जा रही है क्योंकि एक बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के सामने भी, इसके साथ ही चुनाव आयोग के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस मत प्रतिशत को बढ़ाया जाए, कैसे मतदाताओं को जागरूक किया जाए। कहीं ना कहीं जो अभी 3 बजे तक के चुनाव आयोग के आंकड़े आए हैं उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि इस चुनौती में चुनाव आयोग को सफलता मिली है। लेकिन फिर मुद्दों को लेकर एक बार बात, जिस तरह से मुद्दे शिफ्ट हुए हैं, क्योंकि हमने पहले चरण के पहले देखा है कि जो मुद्दे अब 4 चरणों तक हमने देखे, इनकी कहीं कोई बातचीत नहीं थी। लेकिन पहले चरण के बाद से जो सरप्राइज एंट्री मुद्दों की हुई है, कहीं ना कहीं चुनाव का जो परिदृश्य है वो बदला हुआ नजर आया। देखना होगा कि जो मुद्दे इस बार चौथे चरण के पहले सामने आए थे उसका कितना असर इस चरण पर पड़ेगा। उसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। आलोक सिंघई जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आलोक जी बहुत स्वागत है। विमांशु जोशी जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमांशु जी बहुत स्वागत है। इसी के साथ ही हमारे साथ कल्पना शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। साथ ही शुभकरण पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। शुभकरण जी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल्पना शर्मा जी, सबसे पहला सवाल आप ही से। जिस प्रकार से चौथे चरण की वोटिंग हुई, 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग फिलहाल चल रही है, अभी तक 52% वोटिंग हुई है। लेकिन जब मुद्दों की बात उभर कर सामने आती है तो कहीं पर कुछ मुद्दे, कहीं पर कुछ मुद्दे। मतदाताओं की अगर वोटिंग की बात आती है तो मतदाता कहीं मुखर होकर तो कहीं मौन। ये जो वोटिंग प्रतिशत है कहीं कम और ज्यादा, कितना असर डाल रहा है? बिल्कुल मनीष, असर करता है। देखिए, जब जनता के पास एक ऐसा अधिकार है, जिस चाबी है एक तरह से देखा जाए, जो भाग्य तय करती है उस राजनीतिक पार्टी की जो सत्ता पर काबिज होने वाली है आने वाले समय में, बहुत मायने रखता है। वोटर जब बाहर निकलता है वो किस सोच के साथ, उसके कौन कौन से ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, कौन से ऐसे सेंट्रल से जुड़े हुए विषय हैं जिनको वो चाहता है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के वोट डालने जाता है। हर एक राजनीतिक पार्टियां अपने लुभावने वादे करती है, अपने अपने तरीके से रिझाने की कोशिश करती है कि हमारी बातें या हमारे विषय ज़्यादा महत्वपूर्ण है अन्य पार्टियों के अकॉर्डिंग। इन्हीं बीच में जो कन्फ्यूज़न है वो पैदा होता है, क्योंकि देखिए बातें हो, जिस तरह से देखा जाए अभी जो स्थितियाँ आई दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का, जो मेन विषय था, मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की जो मेन मैनिफेस्टो में जो शामिल थी पुराने, वो सब कंप्लीट हो चुके थे। तो उनके पास बताने के लिए एक बातों को आप कितनी बार रिपीट करेंगे, वो बहुत बार रिपीट हो चुके। चाहे राम मंदिर की मैं बात कर लूँ, 370 की मैं बात कर लूँ, या अन्य उनके जितने भी विषय हैं, वो सारे ऐसे विषय थे जिस पर काम हो चुका है। तो ये सारे विषयों को बार बार एक ही बार को रिपीट करके उन्होंने भी कुछ अपने आप में चेंज लाने की कोशिश करी। विपक्ष के बहुत सारे ऐसे विषय थे जिनको उठाया जा सकता था और जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। वहीं कांग्रेस, देखिए कांग्रेस के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जनता के बीच जाने की, क्योंकि कोई सरकार 10 साल अगर सत्ता में रह जाती है तो उसमें खामियां होना या उसमें कमियां निकालना बहुत आसान हो जाता है। मुद्दे भी बहुत सारे उभर कर सामने आते हैं। लेकिन इस बार जो कंडीशन रही, कोशिश जरूर की गई, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये अभी मामला आया, एक राधिका वाला मामला आया, जिस तरह से बीच में उन्होंने किया, आप इंदौर का मामला देख लीजिए, जिस तरह से लास्ट मोमेंट पे विड्रॉ हुआ, साथ में जो ये आप जो लाहौर जाके जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था उनका विषय देख लीजिए, मणिशंकर अय्यर। ये ऐसे विषय थे जिनको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर नजर आई। कांग्रेस के पास में अच्छा सुनहरा मौका था कि वो तमाम चीजों, जीएसटी को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर मुद्दा बनाती, लेकिन कांग्रेस खुद मुद्दा खोती गई और जो पाला था वो बीजेपी के पाले में डाल दिया। इसी चीज की इंतजार थी कि जो बॉल फेंकनी थी कांग्रेस को, वो कहीं ना कहीं बीजेपी खुद ही फेंक रही थी और खुद ही बैटिंग कर रही थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास
बहुत कुछ होते हुए भी वो खाली हाथ नजर आई अब तक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा कल्पना जी, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने खुद से मुद्दे बीजेपी को दिए हैं और जिन मुद्दों को बीजेपी ने हवा दी है उसका असर हम अब बाकी चरणों में देखने को मिलेगा। लेकिन आलोक सिंघई जी कहते हैं सशक्त सरकार के लिए सशक्त विपक्ष का होना भी जरूरी है, लेकिन यहाँ जो लोकसभा चुनाव में हम विपक्ष देख रहे हैं कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन जो है वो विपक्ष होता हुआ नजर आ रहा है। और मुद्दों के साथ साथ अगर हम ये देखें पहला, दूसरा, तीसरा चरण, मुद्दे जो शिफ्ट हुए हैं, आलोक सिंघई जी किस तरह से इसको देख रहे हैं? चौथे चरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थानीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने स्वीकार कर लिया कि हमसे गलतियां हुई हैं और कांग्रेस को सुधार करना पड़ेगा, तो एक तरीके से उन्होंने हार मान ली है। और ये बात जो है बड़े पैमाने पे पूरे देश में महसूस की जा रही है। अभी जैसे इंदौर का मसला आ रहा है, वोटिंग बोले कम है। भाई इंदौर में वोटिंग कम क्यों है? क्योंकि कांग्रेस का प्रत्याशी विड्रॉ हो गया, वो भाजपा में चला गया। तो अब इसके जब कांग्रेस ने ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया है, ना उनके अंदर कोई प्रशिक्षण है, ना किसी किस्म की पॉलिटिकल तैयारी है, तो ऐसे में यदि उनका कैंडिडेट चला गया, अब पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव अभी हुए जो, उसमें भारतीय जनता पार्टी को करीब 63% वोट मिला था और कांग्रेस को 36% वोट मिला था। अब यदि वो 36% वोटर वोट देने नहीं जाता है, आपकी नोटा की अपील को नहीं मानता है कि नोटा दे आओ, वो नहीं जाता है, तो इसमें दोष किसका है? अब आप भारतीय जनता पार्टी को दोष देंगे कि उनने उनका कैंडिडेट ले लिया। भाई कोई भी आने के लिए तैयार है, भाजपा अपने दरवाजे खोले हुए है, कांग्रेस भी खोले हुए, सबको आजादी है किस विचारधारा के साथ में हमें जाना है। अब आप यदि देश में एक एजेंडा तय करेंगे, बोलेंगे साहब वोट जिहाद करो, वोट जिहाद की जब अपील करेंगे आप, और आप केवल मुस्लिम वोटर्स को निशाना बनाएंगे कि हमें उनके वोट मिल जाए, तो जाहिर सी बात है ध्रुवीकरण होगा, और ध्रुवीकरण होगा तो हिंदू वोटर्स अलग हो जाएंगे। तो ये स्थिति जो है कांग्रेस ने निर्मित की। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से नोटा को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, यहाँ पर इंदौर में जो नोटा का डर बनाया गया है, इससे भी मतदाता के मन पर काफी असर तो पड़ा ही। आलोक जी जैसा आपने बताया, क्योंकि मुद्दा ही वो शिफ्ट हो गया इंदौर का। बिल्कुल बिल्कुल, मतदाता जा नहीं रहा। भाजपा का वोटर जो है वो तो ये सोच के जा रहा है कि हमें अपना प्रत्याशी चुनना, मोदी जी को वोट देना, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी किसी उसके पास में कोई लक्ष्य नहीं है। और ऐसी स्थिति में ये स्थिति केवल इंदौर में नहीं बनी है, पूरे देश में स्थिति है। तो जाहिर सी बात है यदि कम मतदान भी होता तो भी वोट जो है भाजपा को ज्यादा मिल रहा था, लेकिन अभी तो इस चरण में मतदान ज्यादा हो रहा है। मौसम भी आज अच्छा है और सारी जगह लगभग जो है 60% से पार होने जा रहा है, और ये जो है 70% तक पहुंच जाएगा, तो ये अच्छा मतदान कहा जाएगा। और ऐसी स्थिति में देश के जो मुद्दे रखे गए हैं, जिन मुद्दों पर डिबेट चल रहा है, चाहे आप पाकिस्तान का इशू हो, अब आप देखें कितना सशक्त इश्यूज है कि पाकिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया, और पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, वहां पे सेना ने जाने से इनकार कर दिया। अब आप सोचें कि एक देश में चुनाव चल रहा है और जम्मू पाक अधिकृत कश्मीर में विद्रोह हो जाए, तो ये सब चीजें जो है ये बताती हैं कि भारत में यदि सशक्त सरकार का उदय होने जा रहा है, तो उसको देखते हुए लोगों में उत्साह है, भारत के लोगों में भी है, विश्व के लोगों में भी। बिल्कुल ठीक है, ये अच्छा संकेत है। बिल्कुल ठीक है। विभांशु जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आलोक सिंघई जी ने 2-3-4 चीजें कही, जैसा कि वोट जिहाद के बारे में जिक्र किया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक रैली में इस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस वोट जिहाद करने की कोशिश कर रही है, वो एक खास वर्ग के लोगों को उकसा रही है कि आप मोदी के खिलाफ में वोट दीजिए। तो ये इस वाक्य को उन्होंने वोट जिहाद से जोड़ा। दूसरा, उन्होंने पीएको के बारे में जोड़ा। एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें भारत के तिरंगे पर राइट का क्लिक लिखा हुआ है और जो पाकिस्तान का तिरंगा है उस पर क्रॉस का निशान लगा हुआ है। तो इससे ये संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो पीओके के लोग हैं वो भारत में विलय की मांग कर रहे हैं, और वहां विद्रोह भी हुआ है। अगर वहां के लोग वहां आटा मांगने जा रहे हैं तो वहां की सेना उन पर किस प्रकार से अत्याचार कर रही है, गोलियां बरसाई गई, वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया, धारा 144 लागू कर दी गई, तमाम चीजें हम देख पा रहे हैं कि इस चुनाव में ये सारे मुद्दे उठे। क्या इसका प्रभाव जनता के मन में पड़ेगा, और पड़ेगा तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को इसका फायदा मिलेगा? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब हम पड़ोसी देश के नाम पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। इसमें मैं एक बात, मणिशंकर अय्यर जी का भी नाम आया था, उनके बयान को मैं वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानूंगा। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। हाँ। अब आप देखिए इससे कितना बुरा प्रभाव हमारी सेना के मनोबल पर पड़ेगा। हमारी जो सीमाएं हैं उनको आपने प्रभावित करने की कोशिश करी।
हालांकि हमारी भारत की सेना बहुत मजबूत है, शक्तिशाली है। 26 जनवरी की परेड पर हम देखते हैं हम कितने सक्षम हैं, लेकिन फिर भी यदि देश के अंदर कोई कांग्रेस का नेता यदि इस तरीके की बात करेगा, भले ही उनके नेता उस बात को खंडन करने की बात करें, देखिए बातों को खंडन करने का तब तक मतलब नहीं होता जब तक उस व्यक्ति को आप बर्खास्त नहीं कर देते, तब तक उस व्यक्ति की बातें आपके संस्थान में कांग्रेस के अंदर जीवित रहेंगी। बिल्कुल हम देखते हैं कि 70% लगभग चुनाव ये चौथे मतदान के बाद पूरा हो जाएगा। बिल्कुल वोट का प्रतिशत, जैसा कि हमारे साथी सिंघई जी ने कहा, वोट का प्रतिशत इस बार दमदार होने वाला है और बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के तरफ से मुद्दे आए वो बहुत ही कमजोर थे और देश को कमजोर करने वाले रहे। चाहे हम मणिशंकर अय्यर जी की बात कर लें, चाहे सैम पित्रोदा जी के बयान की बात कर रहे हैं जिन्होंने रंग के आधार पर भेदभाव की बात करी और भारतीयों को चीनी और अरब लोगों से तुलना की। वो किसी भारत के व्यक्ति से, गुणवान व्यक्ति के साथ उसकी तुलना करते तो समझ में आता। तो इस तरीके से जो तुलना करने का और वो वोट जिहाद, ये तो एक वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यदि कोई भी राजनीतिक दल और उसमें से यदि कांग्रेस जैसा यदि राजनीतिक दल इस बात को हवा देता है और इसके खिलाफ बात नहीं करता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि मोदी जी की जब भी आप बात सुनेंगे तब वो हमेशा बात करते हैं 140 करोड़ लोगों की। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा, किसी धर्म आधारित बातें उन्होंने नहीं करी। उनकी जो घोषणा पत्र में भी आप बात करेंगे या तो वो 4 जातियों की बात करते हैं, वो युवा की बात करते हैं, वो महिला की बात करते हैं, वो गरीब की बात करते हैं, वो किसान की बात करते हैं। अब आप देखिए ये जो चारों जातियां हैं इसमें कहीं धर्म आता है क्या? यदि विकास की बात करेंगे तो 140 करोड़ में जो भी लाभार्थी हैं उनको लाभ मिलेगा, वो धर्म पे आधारित नहीं है। तो ऐसे में वोट जिहाद, ये विशेष वर्ग से वोट जिहाद की बात यदि कहीं भी आती है तो लोकतंत्र के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। लोकतंत्र में मुद्दे होने चाहिए, विकास के होने चाहिए। राजनीतिक दल हैं, अपना पक्ष तो रखना ही पड़ेगा। यदि उनके खिलाफ कोई बात आती है तो उसमें वो पक्ष रखें, लेकिन यदि किसी विशेष धर्म के लोगों को प्रभावित करने के लिए इस तरीके की बातें करेंगे जो उनके घोषणा पत्र में नहीं है और राष्ट्र हित में नहीं है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अब हम लोग जैसे बात कर रहे हैं चौथे दौर के मतदान की जो आज होने वाला है, इसमें आप देख लें, इसमें बीजेपी अकेले 70 सीटों में चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल। और इंडी गठबंधन जो है उसमें जो कांग्रेस है प्रमुख दल, वो अकेले वो गठबंधन ही 60 सीटों में चुनाव लड़ रहा है। तो आप यहाँ ही अंतर देख लीजिए, यहाँ 10 सीटों का अंतर तो गठबंधन और अकेले बीजेपी के बीच में आ रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये स्थिति है। और तो, सीटों पर अगर दो चुनावों का आंकड़ा देखें, 19 का या 14 का देखें, तो कांग्रेस यहाँ दहाई का अंक भी क्रॉस नहीं कर पाई। बिल्कुल नहीं कर पाई है। और बीजेपी सीटों पर 9, किसी बार 10, बिल्कुल 9, 10, ऐसा ही उनका चलता रहा। अकेले बीजेपी जो है यहाँ पर 50% सीटें पिछले 2019 के चुनाव में 50% सीटें बीजेपी के पास थी। बिल्कुल। तो बीजेपी का पुराना रिकॉर्ड इन सीटों पे मजबूत रहा है और वर्तमान में जिस तरीके से देश में मुद्दे उठे उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी की मजबूती इसलिए दिखाई देती है क्योंकि मोदी जी लगातार घूम रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। अब आप देखिए ये जो चुनाव है इसमें बिहार का कुछ हिस्सा है। बिहार में महिलाओं पे अत्याचार का जो मामला उठा था उसके बारे में अभी तक ममता बनर्जी जी ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, जबकि कर्नाटका में जो महिला उत्पीड़न का मामला आया था तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो बीजेपी का नेतृत्व करते हैं उन्होंने उस बारे में अपना स्पष्ट रुख दिया और उन्होंने कहा कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, जो बयानबाजी सामने आ रही है, आप मणिशंकर अय्यर की बात कहें या फिर आप सैम पित्रोदा की बात कर ले, जो बयानबाजी है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भारत की अस्मिता पर भी यहाँ पर बात आई है। विभांशु जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन शुभकरण पांडे जी, चौथा चरण आज लगभग खत्म हो चुका है, 5 बजे तक का समय हो गया है, 6 बजे वोटिंग क्लोज हो जाएगी और उसके बाद आंकड़े जो है वो हम सबके सामने, ऐसा कहा जाता है क्योंकि अब देखिए 7 चरणों में चुनाव होने हैं। तीसरे या चौथे चरण के बाद जो स्थिति है, जो 4 जून को नतीजे आने वाले हैं, वो लगभग क्लियर हो जाती है। आपसे समझना चाहूंगी सर, चौथे चरण तक के जो अभी तक के आपने आंकड़े देखे हैं, जिन राज्यों में मतदान हो चुका है, क्या स्थिति उनकी देखते हैं, किस दल की तरफ किस और ये इशारा कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, जो मध्य प्रदेश की बात आज चौथे चरण की बात कर रहे हैं, मालवा निश्चित तौर पे भाजपा का एक गढ़ है और मालवा में जो वोट प्रतिशत अभी
सिंघई जी ने बताया कि इतने परसेंट मालवा में वोट कम से कम 70-75% तक मतदान होगा और मतदाता घर से निकल रहा है। दो फर्स्ट चरण में कम हुए, सेकंड में कम हुए, लेकिन 2 चरण जो है मध्य प्रदेश में अच्छा वोटिंग हुआ है और वोट मतदाता घर से वोटिंग करके निकल रहा है। लेकिन जिस प्रकार की आप कह रहे हैं कि रही विपक्ष की बात, विपक्ष को सजग तो होना चाहिए, बिल्कुल मजबूत हो। आज अंतर कला से कांग्रेस अपने में आपस में अंतर कला में परेशान है। जो परेशान है वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा नेता, वो बड़ा नेता, एक दूसरे को अपने अपने नेता के ही टांग खींचने में लगे हैं, है ना। अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कोई विशेष मुद्दा नहीं रहा। तो 2018-2019 के चुनाव में देखिए तो कांग्रेस बिल्कुल बहुत ताकत के साथ लड़ी थी, उनमें फंड भी था, ताकत भी थी। लेकिन इस बार 2024 का चुनाव है, इसमें कहीं कांग्रेस दिखी नहीं, कहीं कांग्रेस का ना मुद्दा दिखा। लेकिन बस क्या हुआ, कांग्रेस का एक ही मिशन रहा है, हिंदू और मुसलमान। ऐसा करो, दंगा करा दो, चुनाव के बीच में दंगा हो जाए, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जाए। तो कहीं ना कहीं आज आम जनता जो है, मतदाता आज समझ रहा है कि नेता की भाषा क्या है और हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो जब मतदाता समझ रहा है, भाई एक तरफ ये है, या तो आप अपने आप को हार समझ लीजिए कि साहब मैं हार रहा हूँ, आप वहां जा नहीं रहे हो। देखिए 2-3 जगह इनका ऐसा, गुजरात से परंपरा शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, और 2-3 जगह हुए, है ना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने विशेष मुद्दा को रखा नहीं। बिल्कुल, ये निश्चित है कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, और यदि विपक्ष मजबूत है तो आप सत्ता को अंकुश लगाने में आपका ताकत मिलता है। बिल्कुल। लेकिन प्रश्न ये है कि राहुल गांधी को जो बोलते हैं, पहले तो यही था कि चुनाव ही नहीं लड़ना है उनको, फिर ये हुआ कि अब चुनाव लड़ना है ना। तो जो उनके एजेंडा तय किए गए, जो एजेंडा, कहीं कहते हैं अब संविधान खतरा है। अरे भैया 55 साल आपने सरकार में राज किया, तब तो संविधान खतरा में नहीं आ गया, और आज अब कह रहे हो कि साहब यदि 400 पार आ गए तो संविधान खतरा है। विभाजन किसने किया देश का? भाई विभाजन देश का किया, जिन्ना गया ना। और जब जिन्ना देश का गया तो गांधी बापू आ गए, और बापू ने कहा कि भैया जिसको जाना है जाओ, और जिसको देश में रहना रहो, है ना। तो क्या इस भारत को पुनः जिन्ना जैसे विभाजन करना चाहते हो क्या? ये देश अब सशक्त है, और ये देश अपने मौलिक अधिकारों के प्रति है। जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि संविधान खतरा में है, लोकतंत्र बचा नहीं है, तो कम से कम कांग्रेस अपनी जमीर को झाके, और किस मुद्दे को झाके। लेकिन उसकी कमजोरी का कारण क्या हो सकता है? क्या संगठन का कमजोर होना या नेता का कमजोर होना, क्या कुछ कारण हो सकता है? देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से कांग्रेस में एक पुत्र मोह परंपरा है कि मेरा बेटा ही देश का प्रधानमंत्री हो। आज जिस तरीके से जैसे बीजेपी में है, बीजेपी में एक आम व्यक्ति की जिसकी कोई हैसियत नहीं है। आज आप ये बताइए कि आज प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव जी। मोहन यादव जी का कहाँ था? कहीं नाम था मुख्यमंत्री में? लेकिन पार्टी थी, पार्टी ने कहा कि इस समय स्वराज नहीं, अब मोहन यादव चाहिए, है ना। तो आज कांग्रेस में अच्छे लीडर है, अच्छे व्यक्ति भी है, अच्छे वक्ता है, लेकिन कांग्रेस में मोह है कि नहीं बेटा प्रधानमंत्री हो, और बेटे के प्रधानमंत्री के बाद वंशावली चलना चाहिए। तो आज कांग्रेस में नेतृत्व विहीन कांग्रेस है, उस पर नेता तय नहीं है। और जिस दिन कांग्रेस में नेता तय हो जाएगा, उसमें से कांग्रेस निश्चित दिशा में आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। कल्पना शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी चौथे चरण में करीब 543 सीटों में से 379 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो जाएगी। अब जो सीटें बचेंगी वो सिर्फ 163 लोकसभा सीटें बचेंगी, जिन पर अगले चरण की वोटिंग होगी, नहीं 5वीं, 6वीं और 7वीं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि जिस प्रकार से हमने मुद्दों की भरमार देखी, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में, कभी विरासत टैक्स की बात आई, मंगलसूत्र की बात आई, 400 पार नारे की बात आई, और इसी तरीके से वोट जिहाद की बात आई, पाकिस्तान की बात आई, तमाम प्रकार के मुद्दे उठे। तो जो 5वें और 6वें, 7वें चरण की जो वोटिंग होनी है, क्या उनमें भी यही मुद्दे रहेंगे, या इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति घूमेगी, या कुछ और मुद्दे होंगे, मुद्दे पलट जाएंगे? नहीं मनीष, देखिए मुद्दे कहीं से आते नहीं हैं, इनके बयान, इनकी कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट आ ही जाता है जो विषय बन जाता है। और विषय मिलने में ज्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए एक चीज आप बहुत अच्छे से समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी के इतने इलेक्शन वहां भी चल रहे हैं, मंच पर वो भी जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिसको विपक्ष पकड़ के बड़ा मुद्दा बना दे। भले संविधान में परिवर्तन की बात कर दो, या ये ऐसे मुद्दे हैं जो क्रिएट किए गए, लेकिन ये किसी के शब्दों को पकड़ के नहीं बनाए गए। लेकिन वही कांग्रेस ने एक तरह से, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई सरकारें बैठकर डिस्कशन करती हैं, संगठन बैठकर बातें करता है, वो दिशा देता है, विषय देता है। इन विषय के अलावा देखिए, जब स्मृति ईरानी से पूछा गया कि 400 पार आपने क्यों तय किया,
तो उन्होंने क्या कहा, हमारे नेता ने बोल दिया तो हमने मान लिया। हाँ। वो जानते हैं कि 350 या 330 इस तक, उन्होंने कहा कि हमको 270 चाहिए, वहां तक तो ठीक है, लेकिन हमको बोला गया तो हम पूरी उससे मेहनत से जुड़े। ये एक इच्छा शक्ति होती है किसी भी राजनीतिक पार्टी की। वहीं कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, इनके वरिष्ठ नेता जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई संगठन से ऐसी कोई गाइडलाइन तय नहीं हुई कि इस विषय पे नहीं बोलना है, इस तरह की बातें करना उनके लिए चुनावी मौसम में हानिकारक होगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, ऐसी कोई बैठ के समझाइश नहीं दी गई। इसी वजह से मुद्दे ढूंढना या मुद्दे लेना। तो क्या बीजेपी ने जो 400 पार का जो नारा दिया था वो एक माहौल बनाने के लिए दिया था, ताकि लोगों की एक मेंटालिटी बने कि यार बीजेपी 400 सीट के साथ जीत रही है तो क्यों ना हम बीजेपी को ही वोट दें? क्या एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश थी, जैसा कि आपने बताया, स्मृति ईरानी ने बोला कि हमारे नेता ने बोला इसलिए ऐसा हम बोल रहे हैं? देखिए, ये एक सच होता है हाँ। कि टारगेट सेट किया जाता है। हाँ। आप अब कोई भी देख लीजिए, घर में ही देख लीजिए, बच्चे को 90% या 95, आज 10 सीबीएसई का रिजल्ट आया, बच्चे को एक टारगेट दिया जाता है कि आप 90% लेके आएंगे तो आपको फलाना चीज गिफ्ट मिलेगा या फलाना चीज मिलेगा। सेम इसी तरह से राजनीतिक पार्टियों का भी दायित्व बनता है मोरल बूस्ट करने के लिए, वो उनको कोई ना कोई ऐसा एम तो दे, कोई ऐसा मिशन दे जिस तक पहुंचने के लिए उनको मेहनत करनी हो। और राजनीतिक पार्टियां ये बहुत अच्छे से जानती है, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली है वो इसीलिए बहुत मायने रखती है कि वो अपने एक एक कार्यकर्ता को, एक एक बूथ प्रभारी को नीचे लेवल तक वो उनको मिशन देते हैं, उनको ठीक है, काम करने कल्पना के जी, लिए। लेकिन जिस तरह से मोरल बूस्ट करने की आप बात कर रही हैं, 400 पार का नारा तो दे दिया गया, अब वो 400 पार का जो नारा दिया गया पहले, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा था कि पहले चरण से पहले अब की बार 400 पार, लेकिन उसके बाद मुद्दे शिफ्ट हुए और 400 पार का जो नारा था वो बिल्कुल गायब हो गया। 400 पार कहीं नहीं दिखी, मोदी की गारंटी कहीं नहीं दिखी और बीजेपी ने मुद्दे वो बनाए जो कांग्रेस ने दिए, जो कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हुई। आलोक सिंघई जी, आपसे समझना चाहूंगी, अब 400 पार का नारा तो देखिए गायब हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि स्थानीय मुद्दों के ऊपर राष्ट्रीय मुद्दे, मोदी फेस के ऊपर, मोदी मैजिक को लेकर बीजेपी जो है चुनाव लड़ रही है, चुनावी मैदान में है। सांसद प्रतिनिधियों की क्या भूमिका है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता तो ये चाहती है कि जो सांसद चुनकर आए देश के साथ साथ उनके क्षेत्र का भी विकास हो। देश के मुद्दों पर कब तक बात करेंगे? 370 जो आप कर चुके हैं आप उसकी बात कर रहे हैं, 3 तलाक आप हटा चुके आप उसकी बात कर रहे हैं, राम मंदिर आप बना चुके आप उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास भी जनता चाहेगी। सांसद प्रतिनिधियों की क्या भूमिका रही, या सिर्फ मोदी फेस पर चुनाव? सांसद प्रतिनिधि की भी भूमिका है, सांसदों की भूमिका है, सारी चीजें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सारे विषय को जो है एक साथ गुथा के प्रस्तुत किया है। मतलब सारे इश्यूज जो है, चाहे व्यक्तियों को लाभ देने की बात हो, गरीब हितग्राहियों को लाभ देने की बात हो, टैक्स, इनकम टैक्स दाताओं की बात हो, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया है और उसके कारण उनका आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। मोदी जी अभी बार बार इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि हम तो 400 तक तो वैसे भी हैं, हम अपने सहयोगियों के साथ में, अब तो हम सिर्फ 400 पार का नारा देके उसको टारगेट बता रहे हैं, लोगों के लिए लक्ष्य बता रहे हैं। तो 400 पार तो वो है अभी एनडीए जो मिलजुल के, तो उस लिहाज से उन्होंने टारगेट रखा, वो बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, लोकतंत्र में अब इश्यूज जो हैं वही लेना पड़ेंगे ना, जो अब विपक्ष जिनकी बात कर रहा है उसका जवाब दे रहे हैं। अब जैसे अब जवाब दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं, तो अब भाषणों में मोदी जी ने कहा हम उनको चूड़ी पहना देंगे, तो जो आप कहेंगे उसी को तो जवाब दिया जाएगा। अब यदि वो 400 पार की बात पे आप उसको इश्यू में लेंगे तो उसका जवाब देंगे। जो इश्यूज हैं वो आते जा रहे हैं और कम्युनिकेशन के लेवल पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है और बहुत उत्साहित है अभी तक के नतीजों में। और उन्होंने देखा उनका ब्रांड नेम जो मोदी है, मोदी सरकार, उस ब्रांड नेम की सफलता आती दिख रही है। जो फीडबैक आ रहा है, इंटेलिजेंस नेटवर्क जो बात कह रहा है कि जिस तरीके से भाजपा को वोटिंग हो रही है, तो ऐसा देखते हुए उनका उत्साह बढ़ गया है। तो मोदी जी अभी और दूसरे की बात करेंगे क्यों? भारतीय जनता पार्टी क्यों बात करेगी जब उनका ब्रांड चल रहा है, तो उस ब्रांड पे ही बात करेंगे वो। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी कम्युनिकेशन के पैमाने पे बहुत अच्छा संवाद कर रही है और कांग्रेस को ये सोचना चाहिए। कांग्रेस ने शुरू से गाली देने की जो परंपरा बनाई, वो गाली उनके लिए उल्टी पड़ रही है। और गाली देने की जरूरत क्या है, आप खुद भी बता सकते थे। केवल हिस्ट्री की बात आप भी कह सकते हैं, इंदिरा गांधी ने ये किया, राजीव गांधी जी ने ये किया, वो तो कहते रहते, लेकिन आप नीतियों की बात करते। तो इस देश ने इस डिबेट में एक बात साफ हो गई है कि परिवारवाद चलेगा कि राष्ट्रवाद चलेगा। तो परिवारवाद को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, करना शुरू कर दिया, ऐसा दिख रहा है। और
राष्ट्रवाद को जो है स्वीकार किया जा रहा है। बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है। विभांश जोशी जी, आपसे समझना चाहते हैं कि जिस प्रकार से राष्ट्रवाद का यहाँ पर अब मुद्दा उठाया गया है या उछाला गया है, जिस प्रकार से पीएम मोदी के हम तमाम इंटरव्यूज अगर हम देखें, कई मीडिया हाउसेस को उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र बहुत कम किया, अगर किया भी है तो बहुत कम किया है। कांग्रेस का अधिकतर मुद्दा उन्होंने उठाया, जो उन्होंने काम किए हैं, जो कर चुके हैं, और G7 का भी उन्होंने जिक्र किया। देखिए कल ही एक बड़े मीडिया हाउसेस को उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उनसे एक सवाल पूछा गया मीडिया द्वारा कि अभी आपको G7 का न्योता मिल चुका है, तो क्या आप इस बात के लिए बहुत आश्वस्त हैं कि जो सरकार बनेगी आपकी, वो आप ही प्रधानमंत्री बनेंगे या कोई और बनेंगे? क्योंकि कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि जो अमित शाह जी हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे, इनके बाद में रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो उन्होंने उस बात पर कहा कि नहीं, ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं, हमको जो विश्वास है और जो लोगों का विश्वास है वो हमारे ऊपर है, हमारी पार्टी के ऊपर है, इसलिए विदेशों से हमको इस प्रकार से ऑफर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यूपी से योगी आदित्यनाथ को हटाएंगे। बिल्कुल, हाँ, अरविंद केजरीवाल की वो बयान था, उस पर उन्होंने जवाब दिया था। जी हाँ, देखिए पहली बात तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी को प्रतिनिधि करते हैं, वो अपने बात में बिल्कुल अड़े हुए हैं। उनके आप ट्वीट देखेंगे तो उसमें वो कहते हैं कि नारा नहीं हकीकत है, ये हाल के ट्वीट की बात कर रहा हूँ। तो वो इस विश्वास के साथ हैं कि हम 400 पार कर रहे हैं, हमने यदि नारा दिया है तो उसे हम हकीकत में बदलेंगे। साथ में हाल में उनका एक ट्वीट है, उसमें वो बोलते हैं कि हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, तो इससे भी वो विश्वस्त है कि हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। साथ में तीसरी बात वो बोलते हैं कि हम एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, मतलब 400 पार से जाने का एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो यदि उनकी जो सोच है उसमें वो तटस्थ है, वो भटके नहीं। अब देखिए कांग्रेस की कमजोरी, आप देखिए कि कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी ने कब नामांकन किया, जब आधा से ज्यादा चुनाव हो चुका था, वो नामांकन करने अमेठी में गए, एक जगह से लड़े, उसके बाद वो वहाँ का जब वोटिंग हो गया तब दूसरी जगह उस पर भी, और रायबरेली से लड़े, अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ने का, तो एक प्रकार से मैसेज गया कि भाई अमेठी से उनका चुनाव ना लड़ना, एक नकारात्मक संदेश उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पर जाता है। प्रियंका गांधी जी का चुनाव ना लड़ना, और इसी तरह नरेंद्र मोदी जी की बात देखेंगे तो वो अपने विचारों में कितने तटस्थ हैं कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, नामांकन शुरू हुआ, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के लिए बनारस की सीट घोषित कर दी, जबकि वाराणसी में चुनाव जो था वो 7वें चरण में चुनाव था, सबसे अंतिम चरण में चुनाव। बिल्कुल ठीक। और मेरे ख्याल से अभी तो शायद उनका वो भी नामांकन के लिए रोड शो भी आज शायद उनका बनारस में शुरू होने वाला है। और देखिए 5 घंटे का वो रोड शो करेंगे। बनारस में से तीसरी बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2 बार जीत चुके हैं, और कभी घर घर जाकर उन्होंने वोट नहीं मांगे। देखिए इस बार भी जो उनका रोड शो है वो 2019 में जैसा रोड शो था, जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से उनका रोड शो जाएगा। जैसा मुझे कहीं समाचार पत्रों से मालूम पड़ा, आपके चैनल में भी मैंने देखा था कि बिस्मिल्ला खान साहब के परिवार के लोग वहां उसमें शहनाई देंगे, तो वो सबको जोड़कर चल रहे हैं, एक विश्वास के साथ आगे चल रहे हैं। एक दूसरी तरफ बेमेल गठबंधन है, इंडी गठबंधन का, जहां की बिल्कुल कोई स्पष्ट नीति नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आते हैं तो वो इंडी गठबंधन की बात नहीं करते, वो बात करते हैं कि बीजेपी का नेता कौन होगा। अब यदि आपने स्वीकार ही कर लिया कि बीजेपी का नेता कौन होगा, बीजेपी से कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यानी आप समझ चुके कि वो जीत गए हैं। हाँ, आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि जो मैजिक फिगर है 272, उसके पार तो वो जा रहे हैं। अब वो प्रधानमंत्री किसे चुनेंगे, इसकी बात केजरीवाल जी यदि उठाएंगे तो ये मुझे लगता है कि विपक्ष की बहुत बड़ी कमजोरी है। विपक्ष को अपने मुद्दे पे खड़े रहना चाहिए। देखिए ये चुनाव है, चुनाव एक परीक्षा होती है, और परीक्षा में सवालों के जवाब दिए जाते हैं। यदि विपक्ष के तरफ से कोई सवाल आएगा तो भारतीय जनता पार्टी या अन्य कोई दल उस सवाल का जवाब जरूर देगा, क्योंकि वो राजनीतिक मैदान में है, चुनाव के मैदान में है, उसको अपना पक्ष रखने की पूरी आजादी है। बिल्कुल।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विभांशु जी। और जिस तरह से आपने विपक्ष को लेकर यहाँ पर बताया कि कहीं ना कहीं विपक्ष की जो भूमिका है वो डगमगाती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी का जो आपने यहाँ पर जिक्र किया कि बिल्कुल ठीक है, वो अपनी पार्टी की नीति की बात ना करते हुए दूसरी पार्टी के प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पर अगर चर्चा करते हैं तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण एनडीए गठबंधन के लिए भी है और उनकी जो रीति नीति है वो इससे साफ जाहिर होती है। लेकिन शुभकरण पांडे जी, बीजेपी की ही बात मैं आपसे करना चाहूंगी। अब देखिए, बीजेपी के हर नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जैसे मैंने पहले कहा कि 3 तलाक, 370, राम मंदिर, इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आगे उन्हें क्या करना है इस पर कोई चर्चा नहीं। देखिए, जब हमारी टीम सर्वे के लिए निकली, जनता से जब बातचीत की तो युवाओं ने जो प्रश्न किया वो मैं आपसे करना चाहती हूँ। युवाओं का ये कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं तो जो सरकारें हैं सिर्फ जाति की बात करती है, दोनों ही राजनीतिक दल के लिए सिर्फ जाति की बात करती है, आरक्षण की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है, उसके साथ महिलाओं की बात करती है। विधानसभा चुनाव का उन्होंने जिक्र किया था कि लाडली बहना योजना को किस तरह से प्रमोट किया गया, लेकिन युवाओं के लिए क्या किया, युवा क्या करें? उनका ये कहना था कि क्या हम हर बार सिर्फ 5 साल का इंतजार करें कि 5 साल में जब चुनाव होगा तब भर्ती निकाली जाएगी, तब हमारी नौकरी लगेगी? उनका ये कहना था। देखिए रिश्का जी, जो आप जिस तरीके से आपने कहा, ये राष्ट्रीय मुद्दा था। जैसे राम मंदिर का मुद्दा जो विषय, ये देश का मुद्दा था, कोई एक राज्य का नहीं था, ये देश का मुद्दा है और राम के प्रति सबका आस्था था। जैसे आपने कहा 370, आज 370 को आप कितना बड़ा गंभीर विषय था, लेकिन 370 यदि किया तो हर जन हर युवा चाहता है 370 आज कश्मीर मुक्त हो। आज आए दिन आप अखबार उठाते थे, रिश्का जी, आप मनीष जी, आप अखबार देखो कि जहाँ अखबार होता तो आज अखबार में आता था कि आज 10 सेना के जवान मारे गए। तो कहीं ना कहीं 370 को मोदी जी ने ताकत के साथ ही उठाया, तो देश का गौरव और देश का इतिहास हर युवा को उसको गौरवान्वित होना चाहिए। और जैसे सीए का मुद्दा हुआ, विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने कहा कि अब मोदी ने तो वो काम कर दिया जो 55 साल हम सोच ही नहीं सकते थे। अब मोदी का प्रश्न, मोदी को काट करने का क्या करें? तो सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि एक काम करो, सब मिलकर के मोदी को हराएंगे। और फिर इस पर जब मोदी को मिलने के हराने का प्लान हुआ तो कहा कि अब देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो उन्होंने कहा ठीक भाई, एक काम करो, सब इकट्ठे तो हो जाओ, लेकिन देश का प्रधानमंत्री राहुल बाबा को बना दो। उन्होंने कहा नहीं बाबा, नहीं बाबा, यदि बनाना है तो ममता जी को बना दीजिए या तो केजरीवाल को बनाइए, है ना। तो सब लोगों ने जब प्रधानमंत्री 5 मनीष जी प्रस्ताव आए कि यदि गठबंधन में कोई होता तो 5 प्रधानमंत्री होंगे, और जब उन्होंने कहा नहीं, राहुल बाबा के सिवाय कोई नहीं, तो उन्होंने कहा भैया फिर कांग्रेस में क्यों जान दें? तो जो गठबंधन हुआ, गठबंधन टूट गया। अखिलेश जी को देखिए क्या हुआ है। तो क्या हुआ कि राष्ट्रीय जो गठबंधन ये बना, इनका स्वार्थ था कि मोदी को डैमेज कैसे करें। आज देश का युवा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में अच्छा पढ़ने जा रहा है, अच्छा उसको अवसर मिल रहा है, और सरकार की नीति जो भी है, जिस प्रकार की युवाओं को, मैंने कहा, मोदी जी ने कहा था कि 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी 1 लाख 1.5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर हुए। और ये देश का प्रधानमंत्री नीतिकार है और राष्ट्र के प्रति प्रेम है। हाँ, तो वहाँ का युवा, वहाँ का मतदाता, वहाँ का नागरिक चाहेगा कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सजग हो और देश में नीति अच्छी मजबूत हो। आज देश घर का मुखिया मनीष जी यदि मजबूत है तो घर का परिवार खुशहाली है। आज आपको 5 साल में कोई विशेष दंगा सुनने को मिला नहीं होगा, लेकिन इनके शासनकाल में कहाँ देश जल रहा है, कहाँ दंगे हो रहे हैं, कहाँ रेप हो रहा है। इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना बड़ा देश है, चुट-पुट कहीं यदि घटनाएं हो भी गई तो उस घटनाओं को तूल देने का प्रयास किया। इस समय विपक्ष को चिंतन करने का विषय है। 4था चरण हो गया है और 4था चरण के जनता ने मतदान किया है। देश न्यूज के, राष्ट्रीय देश न्यूज चैनल के सभी मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि जो शेष 3 चरण बाकी है, आप अपने घरों से निकलो और वोट करिए और देश को मजबूत करिए। और सशक्त देश का यदि प्रधानमंत्री बनता है तो आपका राज्य और हमारा देश और समृद्धशाली बनेगा। बिल्कुल ठीक है। कल्पना शर्मा जी, आपसे एक और सवाल है कि महिलाओं के मुद्दे हमने देखे कि चुनाव के दौरान में कितने उठाए गए, मैनिफेस्टो में महिलाओं के मुद्दे शामिल किए गए, लेकिन चर्चा के बहस के केंद्र में उनको लेकर नहीं आए हैं। क्या लगता है आपको कि जो महिलाओं के मुद्दे हैं वो मैनिफेस्टो तक ही सीमित रह गए हैं? बिल्कुल मनीष, ये सवाल बहुत बड़ा है और उनको सिर्फ कहा जाता है। देखिए 2000 आरक्षण देने की बात जरूर की, ऐसी क्या कमी रही कि अब आप देखा जब सीट डिक्लेयर की गई उनमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि उन कई क्षेत्रों से महिलाओं को आगे आना था, लेकिन वहाँ पे नहीं आया। बहुत कम परसेंटेज रखा गया, 33% भी पूरी महिलाएं नहीं हो पाई। ये एक चिंता का विषय सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए होना चाहिए और बीजेपी के लिए इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है जो 33% आरक्षण की बात करती है।
उसको पास कराती है, उसके बाद 2029 में उसे लागू करने की बात करती है, उसको चाहती तो उसको सीटें दिया जा सकता था, पहले से तैयारी की जा सकती थी, जो जैसा कि नहीं हुआ। साथ में मनीष देखिए, तारीफों के बहुत पुल हुए, लेकिन कुछ कमियां भी हैं जो बीजेपी का जो कांग्रेस का मुद्दा होना चाहिए था। जीएसटी एक बहुत बड़ा विषय है जिसमें जो छोटे व्यवसायी हैं, छोटे काम करने वाले हैं, उनको बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ी। आप देखेंगे, आज अगर मैं गृहिणी भी हूँ, साथ में जर्नलिस्ट होने के साथ साथ आलू 40 रुपए किलो है। हमारे देश में प्याज की महंगाई पर सरकार गिर जाया करती थी, आज कोई आलू का विषय उठाने के लिए नहीं है। ये एक चिंता का विषय होना चाहिए। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे तो दूर दूर तक गायब है, कहीं नजर ही नहीं आ रहा। नजर ही नहीं आ रही। ये एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के जनता को बाहर आना चाहिए। सरकारें यदि बात नहीं कर रही, आपने बेरोजगारी की बात करी, ये सच है। आप एजुकेशन अच्छी देने की बात करते हैं, लेकिन उसको आपने आरक्षण में इस तरह से बांट दिया है कि जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, उसकी स्थिति है कि वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता, फीस इतनी हाई है। उसके साथ साथ जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें देखा जाए स्थितियां इतनी अच्छी है नहीं जितनी अच्छी हमको दिखाई जाती हैं। इन सारे विषयों पर बात करने की आवश्यकता है। आपने सड़कें अच्छी दी, टोल देख लीजिए कितने ज्यादा हैं, रेट देख लीजिए। आप देखिए, आपने ट्रेनें बहुत अच्छी दी, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, लेकिन आप उसके साथ साथ उन किराए पे भी बात करेंगे जो साधारण व्यक्तियों के लिए भी लागू होना चाहिए। रेट में किस तरह से उनको रिबेट मिलनी चाहिए, उन पर कोई बात नहीं करता। बिल्कुल, और रेलवे का किराया हमने देखा कि एक ही दम से 10% बढ़ गया है। जी, मैं जो आपको टिकट 5 रुपए में मिलती थी, आज वो 25 और 30 रुपए में मिल रही है। बिल्कुल, क्या ये विषय सामान्य विषय है, इन पर बात करने की आवश्यकता है। लेकिन समस्या सिर्फ ये है, कमजोर विपक्ष का होना कहीं ना कहीं भारी पड़ता है। और आप और हम, क्योंकि देखिए फिर नीति की बात होती है, सेंट्रल की बात जब होगी तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से काम हुए, विषयों की बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं विषयों से हम, इसलिए हमको तो और विषयों पे भी बात करना है, लेकिन ये जो विषय है ये विपक्ष का काम होता है। विपक्ष कहीं ना कहीं गायब क्योंकि है। कहीं ना कहीं जो मुद्दों की हम बात करें, अब जो मुद्दे आपने गिनाए वो है स्थानीय मुद्दे ही, जिन पर ध्यान देने वाला। क्योंकि हमने शुरुआत में देखा कि विपक्ष जो था, जैसे हम हर बार कहते हैं कि विपक्ष ने शुरुआत की थी रोजगार और महंगाई से लेकर, क्योंकि जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया उसमें उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर ना तो बीजेपी के किसी नेता ने, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी सभाओं में ना रोजगार के ऊपर कोई बात कही, ना महंगाई के ऊपर कोई बात कही। उन्होंने सीधा टारगेट किया कांग्रेस को, उसके मैनिफेस्टो को, जिसका मुस्लिम लीग से कंपैरिजन किया। आलोक सिंह जी, आपसे समझना चाहूंगी, अब देखिए हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो यहाँ एजेंडा बनाया गया दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से, 14 चरण आते आते तक। लेकिन क्या कह सकते हैं इसको, देखिए जिस तरह से पहले कांग्रेस की तरफ से जब बयानबाजी हमने देखी अल्पसंख्यकों को लेकर, फिर वोट जिहाद का जो मुद्दा आया, अब हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो भ्रमित ना हो, जो मुसलमान है वो इधर उधर नहीं जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं मुसलमानों को कि आप आत्म मंथन करके फिर अपने वोट का प्रयोग करें। इससे क्या समझे हम आलोक सिंह जी, क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डर रही है कि जो मुस्लिम वोट है, जो अल्पसंख्यकों का वोट है, वो कांग्रेस की तरफ चला जाएगा? नहीं रिशिका जी, ये तो बिल्कुल जिस तरीके से बहस में हम जा रहे हैं ये गलत है। आप ये देखें, पाकिस्तान में 25 रुपए की रोटी मिल रही है, आप महंगाई की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या इशू बनेगा? तो महंगाई के ग्राउंड पे भारत में कोई इशू नहीं है ऐसा जिसको दर्द कहा जाए। ये जबरदस्ती का रोना है। आप ये देखें कि यदि ये चुनाव नेशनल इश्यूज पे है, लोकल इश्यूज पे नहीं है, और लोकल इश्यूज में आता है रोजगार और सारी चीजों के बारे में। नेशनल पॉलिसीज क्या होगी हमारी, लेकिन कहीं ना कहीं आलोक सिंह जी लोकल इश्यूज की भी बात तो आएगी ना, जनता तो अब देखिए युवा रोजगार पर बात करेगा। ऋषिका जी, नीतियों पे बात होगी, देश की नीतियां क्या रहेंगी, हम क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएंगे? यदि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएंगे तो रोजगार मिलेगा। बहुत बड़ा देश है, इस देश को आज तक रोजगार कोई नहीं दे पाया 100%, और ना दिया जा सकता है। बार बार सरकारी नौकरियों का रोना रोया जाता है। आप ये देखें, आजादी के बाद से सरकारी नौकरियां 10% है, तो क्या बाकी लोग मर जाएंगे क्या? तो ये जो है देश के यदि काम धंधे बढ़ेंगे तो ये ग्रोथ होगी। जीएसटी की जिस तरीके से बात कही जाती है, जीएसटी आप यदि प्रॉपर वे में चलेंगे तो जीएसटी आपके लिए फायदेमंद है। और इस तरीके से जब हम जा रहे हैं कि वन कंट्री वन टैक्स की तरफ जा रहे हैं, तो हमें टैक्स बंद करना पड़ेंगे, अलग अलग संस्थान बंद करना पड़ेंगे। यदि हम आज ही की तारीख में सारा सरकारीकरण बंद कर दें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बंद कर दें,
कितने सारे लोग बेरोजगार हो लेकिन जाएंगे। सर जो फुटकर तो विक्रेता या जो छोटे कारोबारी थे कहीं ना कहीं उनको नुकसान तो पहुंचा है। अरे नुकसान पहुंचा भाई, मान गए हम उस बात के लिए, लेकिन क्या हम बंद कर दें दूसरी जगह टैक्स लेना? क्या हम उस एक सुधार की तरफ, टैक्स सुधारों की तरफ नहीं जाएंगे? क्या आयकर सुधार की तरफ नहीं जाएंगे? यदि आज आयकर में 4 स्लैब बना दिए गए और उसके आधार पर यदि आयकर की सीमा बढ़ा दी गई तो ये फायदेमंद है, जनता के फायदेमंद की बात है, फायदे की बात है। तो ये सब सुधार जो है लंबी प्रक्रिया है और लेकिन देश इन में सुधारों का इन आम इश्यूज पे जो चर्चा होनी निचले स्तर चाहिए। का व्यक्ति है, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो बिल्कुल, मजदूर है, बिल्कुल। उसको कितना फायदा है इससे? बिल्कुल उसको भी फायदा है, रोजगार बढ़े हैं, रोजगार के साधन बढ़े। आप ये देखो इकोनॉमी बढ़ेगी तो सबको मिलेगा ना। बिल्कुल भाई कद्दू कटेगा सबको बटेगा। आप यदि ये नहीं करोगे, आप कोई चीज को नहीं लगाओ, ग्रोथ नहीं करोगे तो किसी को नहीं मिलेगा। आप बात करते रहो रोजगार नहीं दिया, रोजगार नहीं दिया, रोजगार देना चाहिए, इससे रोजगार नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आपको इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा शुरू करना पड़ेगा, संस्था है। अब आप ये देखें कंपनीज की तरफ जा रहे हैं, एफपीओ बनाने की बात जो की जा रही है वो ये की जा रही है कि खेती को कैसे आय का साधन बनाया जाए। इंडस्ट्री को तो हम रिबेट दे देते हैं, लेकिन किसान को रिबेट देना संभव नहीं है क्योंकि इतनी मात्रा में अनऑर्गेनाइज्ड है किसान का सेक्टर। उसको ऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही थी, आपने विरोध कर दिया, बोले साहब अन्नदाता को छीन रहा हो। तो आपके विचारधारा में नहीं है कि देश को आगे कैसे बढ़ाना, और आप उसी के आधार पे आरोप लगाने लग जाते हो। बिल्कुल ठीक है। जब ये इश्यूज जब असफल हुए तब तो भाजपा को जरूरत जगह बनी ना आगे बढ़ने की। तो हमें इन इश्यूज पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। और देश सही दिशा में जा रहा है और ठीक है। जनता बिल्कुल सही ठीक है। चुनाव कर रही है। लेकिन ठीक है। आपसे मैंने हिंदू मुसलमान आरक्षण को लेकर जो सवाल किया था सर, उस पर भी एक जवाब चाह रही थी मैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी बात तो कर रहे बिल्कुल, बिल्कुल। हैं मुसलमानों से कि आत्ममंथन करके वोट देने जाएं और इधर उधर नहीं जाएगा मुसलमान, उस पर क्या कहेंगे? ऋषिका जी बिल्कुल बहुत अद्भुत बात है। पाकिस्तान में जो हो रहा है अभी विद्रोह हो रहा है, पाकिस्तान के लोग परेशान है, वहाँ महंगाई से परेशान है, और ये इशू कांग्रेस ने बोया जिसके कारण समस्या बन गई उसके लिए। अब आप ये देखें भारत का मुसलमान ये सोचता है कि हमें तो सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, हमें आवास भी मिल रहा है, हमें किसान सम्मान निधि भी मिल रही, तो ये जो जब कोरिलेट करता है तो यहाँ के आम मुसलमान से यदि आप बात करेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में टर्न हुआ है। जबकि ये भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच लिया था, देश में ये इशू था, लोग ये समझते थे मुसलमान का वोट तो भाजपा को मिलेगा ही नहीं। लेकिन आप ये देखें भारतीय जनता पार्टी की ने जैसे ही कहा कि हम एक राष्ट्र एक कानून की बात करेंगे, तो क्या लोकल इशू नहीं था ये? ठीक है। भारतीय मुस्लिम महिलाएं ये सोच रही ठीक है, है कहीं ना यदि कहीं, समान नागरिक बिल्कुल। संहिता लग जाती है तो हमें भी जो है ये 3 तलाक के दंश से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, बिल्कुल, 3 तलाक ये के सारी बाद से चीजें महिलाओं का सपोर्ट मिला भी है बीजेपी को। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। विभांश जोशी सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जो जब मतदान हो ही रहे थे तब कांग्रेस बेरोजगारी की बात कर रही थी, किसानों की बात कर रही थी, महिलाओं की बात कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे चरण बीतते गए वो मुद्दा शिफ्ट होते गए। जैसे कि पीओके का मुद्दा आ गया, पाकिस्तान का मुद्दा आ गया, चूड़ियां नहीं पहन रखी है ये मुद्दा आ गया, हमको भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। अगर कांग्रेस अपने मुद्दों पर अडिग रहती तो क्या जो बहस का केंद्र है वो कुछ आज यही रहता? क्या वहां पर बेरोजगारी की बात होती, क्या महिलाओं की बात होती, क्या किसानों की बात होती, जो नहीं हो रही है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए मैं बार बार इसी बात को कर रहा हूं कि ये जो इंडी गठबंधन है, ये बेमेल गठबंधन है। इनमें इनके कई राज्यों में इनकी भी सरकारें हैं। जब ये आईना राष्ट्रीय पार्टी को दिखाते हैं तो वो आईने में वो खुद भी दिखाई देते हैं। यदि वो बेरोजगारी की बात करते हैं तो जिन राज्यों में इनकी सरकार थी, जैसे राजस्थान में इनकी सरकार थी, तो वहाँ राजस्थान में इन्होंने रोजगार के लिए क्या किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इंडी गठबंधन में शामिल है, वहाँ इन्होंने रोजगार के लिए क्या किया। कर्नाटका में इनकी सरकार है, वहां इन्होंने रोजगार के लिए या महंगाई के लिए क्या किया। तो ये जो बेमेल गठबंधन है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ ये ऐसे किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो फिर ये अपने ही साथियों को आईना दिखाने लगते हैं। क्योंकि बीजेपी ने ये मुद्दे नहीं उछाले हैं, ये कांग्रेस की तरफ से उछल कर आए मुद्दे। हाँ, लेकिन अब इस पे ये इसलिए नहीं बात कर पा रहे क्योंकि इनके अपने राज्यों में महंगाई है, इनके अपने राज्यों में, कांग्रेस के अपने राज्यों में बेरोजगारी है, कांग्रेस के अपने राज्यों में महंगाई है। तो ये इस कारण से ये विपक्ष यहाँ आके बेमेल गठबंधन होने की वजह से कमजोर पड़ गया। लेकिन जैसा कि हमारे सिंघई जी ने बिल्कुल साफ बात करी, मैं भी यही बात कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की भाजपा सरकार है केंद्र में, उसकी जो योजनाएं हैं, अब यदि आप बात करेंगे विश्वकर्मा योजना की जो अभी हाल में लागू हुई है, तो क्या विश्वकर्मा योजना किसी जाति विशेष के व्यक्तियों को मिलेगी? नहीं, वो ऐसे सारे कारीगरों को उस योजना का लाभ मिलेगा, बैंकों से सहयोग मिलेगा जो उस कार्य के विशेषज्ञ हैं। तो इसमें जाति धर्म कहाँ है? यदि उन्होंने लखपति दीदी की बात करी कि हम लखपति दीदी बनाएंगे, तो क्या उन लखपति दीदियों में दूसरी जाति और धर्म के लोग नहीं होंगे क्या? तो यहाँ पर ये योजनाओं
का लाभ जब मिलता है तो सभी जाति और धर्म के लोगों को, जो उसके विशेषज्ञ होते हैं, उनको मिलता है। बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं यहाँ विपांशु। पर मोदी जी की सरकार अपनी योजनाओं की बात उन्होंने अपने घोषणा पत्र में करी है। देखिए, उनका घोषणा पत्र उठा के आप देखिए, उसको विस्तार से पढ़िए। उन्होंने वो बातें करी हैं जो हम कर चुके हैं। साथ में अपने घोषणा पत्र उन्हीं में भारतीय योजनाओं जनता को आगे बढ़ाया है। पार्टी वो भी बात कर रही है, उसमें 23 मुद्दे उन्होंने आगे के उठाए हैं कि हम 23 उसमें उन्होंने विकास की बात भी करी है, विरासत की बात भी करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करी है। 23 अलग अलग विषयों को लेकर उन्होंने बात करी है। तो मुझे लगता है राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र बनाते हैं, जनता के सामने रखते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विभांशु जी। और कहीं ना कहीं जो घोषणा पत्र को लेकर हम देख रहे हैं, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र अगर हम देखें तो जहाँ पर बीजेपी ने जो योजनाएं वो चलाती आ रही है, जनता को जिसका लाभ मिला है, उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात की है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन आपको बता दें, चौथे चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है और 5 बजे तक के जो आंकड़े टीवी स्क्रीन पर आपके देखिए, बंगाल की अगर हम बात करें तो 5 बजे तक 75.16% मतदान हो चुका है। यानी 75% तक जो आंकड़ा है वो 5 बजे तक का पहुंचा। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो 62% तक पहुंच गया है। बिहार में 54% मतदान अभी तक 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वहां हो चुका है। मध्य प्रदेश में भी 68% मतदान जो है 5 बजे तक हो चुका है। तो चुनाव आयोग ने 5 बजे तक के आंकड़े जो है जारी कर दिए हैं। और उसको देखते हुए मनीष जी, कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े जो जारी हुए हैं, तीसरे चरण और दूसरे चरण से ज्यादा चौथे चरण में जो चुनाव आयोग ने प्रयास किए हैं, राजनीतिक दलों ने प्रयास किए हैं, वो कहीं ना कहीं सफल होते हुए नजर आए। और जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ा है। मतदाता ने अपने घर से निकलकर अपने मत का प्रयोग किया है। मनीष, बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि चुनाव आयोग ने तैयारियां विशेष तौर पर की थी, जिस प्रकार से हमने तीसरे चरण की वोटिंग देखी, वोट प्रतिशत देखा, लेकिन चौथे चरण में जो वोट प्रतिशत बढ़ी है वो कहीं ना कहीं उम्मीद जगाने वाली है कि मतदाताओं में जागरूकता फैली और वो अपने घरों से निकलकर बूथों तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन चौथे चरण और तीसरे चरण की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कई दिग्गज चुनावी मैदान में है। अब जिन 96 सीटों पर आज वोटिंग हुई है वहां बीजेपी की अब अग्नि परीक्षा है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें जीती थी। और यहाँ पर कांग्रेस के पास में चुनौती यह है कि वो अपना किला बचाना चाहती है। यहाँ पर एक पूर्व सीएम, 2 पूर्व क्रिकेटर और 5 केंद्रीय मंत्री जो है इस बार के चुनावी मैदान में है। लेकिन देखना होगा कि क्या वो अपनी साख बचा पाते हैं, देखना होगा कि वो अपना गढ़ बचा पाते हैं, क्योंकि एक गढ़ ये भी है कन्नौज, जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। तो इस प्रकार से हम देखें पूरे ऑल ओवर चुनाव को और चौथे चरण की वोटिंग को, तो इस प्रकार से ये मतदान जो रहा है वो उम्मीदों वाला रहा है। और उम्मीद ये भी करते हैं कि अगले चरण की जो वोटिंग है वो इससे ज्यादा होगी। और हम भी आपसे अपील करते हैं, देश न्यूज भी आपसे अपील करता है कि आप भी जो आने वाला चरण है, 5वां चरण है, उसमें वोटिंग जरूर करें। बिल्कुल ठीक मनीष जी। कहीं ना कहीं आप भी अपने घर से निकले और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। लगातार आपसे ये अपील की जा रही है, क्योंकि आपके हाथों में देश का भविष्य है। फिलहाल इस मुद्दे पर हमारे साथ हमारे मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।